दोस्तों, आज भारत के लिए जो खबर सामने आई है वह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस पूरे नेगेटिव नैरेटिव पर करारा जवाब है जो बीते कई महीनों से देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जानबूझकर फैलाया जा रहा था। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के क्वार्टर 2 में भारत की आर्थिक विकास दर 8.2% दर्ज की गई है। यह वही समय था जब देश विदेश के बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस और इंटरनेशनल संस्थाएं यह दावा कर रही थीं कि भारत की ग्रोथ अब थक चुकी है और यह 7 से 7.5% के बीच सिमट कर रह जाएगी। लेकिन भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह आंकड़ों से नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत और मजबूत इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से चलता है। यह 8.2% की ग्रोथ अचानक से नहीं आई है। यह उस लंबे सफर का नतीजा है जिसमें भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ एक्सपोर्ट पर नहीं, बल्कि घरेलू मांग, खपत, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन पर खड़ा किया है। यही वजह है कि जब दुनिया के कई बड़े देश सुस्ती, महंगाई और मंदी से जूझ रहे हैं, तब भारत लगातार अपने अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन जैसे ही यह आंकड़ा सामने आया, वैसे ही एक अलग ही शोर शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर, टीवी डिबेट्स में और कुछ खास इकोनॉमिक गैंग के बीच यह कहना शुरू कर दिया गया कि ग्रोथ रेट से क्या फर्क पड़ता है जब रुपया गिरता जा रहा है। कोई बोला कि रुपया 79 के पार चला गया है, अब 100 दूर नहीं। किसी ने कहा कि यह पूरा जीडीपी डेटा ही गलत है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था अंदर से खोखली हो चुकी है और यह सब सिर्फ कागजों का खेल है। इसी बीच एक और शब्द को बार बार उछाला जाने लगा, आईएमएफ का सी ग्रेड। कहा गया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को सेकंड लोएस्ट ग्रेड दे दिया है, यानी भारत की इकोनॉमी संकट में है। सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव तेजी से फैलाया गया कि आईएमएफ ने भारत की असलियत दुनिया के सामने खोल दी है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब डेड हो चुकी है। अब जरा यहीं पर रुककर सोचिए, अगर कोई अर्थव्यवस्था 8% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रही है तो क्या उसे डेड कहा जा सकता है? अगर 8.2% की ग्रोथ क्राइसिस है, तो फिर 4% के आसपास बढ़ने वाली चाइना की अर्थव्यवस्था किस हालत में है? और अगर 2% के आसपास ग्रोथ करने वाली यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी को देखें तो उसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा? सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना तुलना के सच्चाई कभी सामने नहीं आती। आज पूरी दुनिया के आंकड़े देखें तो भारत आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे खड़ा है। इसके बावजूद अगर भारत की इकोनॉमी को कमजोर बताया जा रहा है, तो यह सवाल अपने आप खड़ा होता है कि आखिर यह डर फैलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? अगर भारतीय अर्थव्यवस्था सच में कमजोर होती, अगर वह अंदर से टूट चुकी होती, अगर उसका भविष्य अंधकारमय होता, तो क्या अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील की बात करता? क्या अमेरिका अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत में बेचने के लिए इतना दबाव बनाता? क्या दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां भारत में अरबों डॉलर का निवेश करती? कोई भी देश, कोई भी कंपनी और कोई भी निवेशक कभी भी डूबती हुई अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं लगाता। निवेश वहीं जाता है जहां भविष्य दिखता है, स्थिरता दिखती है और ग्रोथ की संभावना नजर आती है। इसी बीच एक और बयान चर्चा में आया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर टिप्पणी की। इसके बाद यह कहा जाने लगा कि अब भारत की ग्रोथ पर सीधा असर पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के क्वार्टर 1 में भारत की ग्रोथ 7.8% थी। अमेरिका द्वारा भारी टैरिफ लगाए जाने के बाद यह माना जा रहा था कि क्वार्टर 2 में ग्रोथ गिरेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। 7.8% की ग्रोथ बढ़कर 8.2% हो गई। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ एक्सपोर्ट पर निर्भर नहीं है। भारत की असली ताकत उसकी घरेलू मांग, उसका विशाल कंजम्पशन बेस और उसका इंटरनल मार्केट है। यही वजह है कि 50% तक के टैरिफ के बावजूद भारत 8% से ज्यादा की रफ्तार से आगे बढ़ पा रहा है। यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। अब आते हैं आईएमएफ के सी ग्रेड की सच्चाई पर। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आईएमएफ ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि भारत की ग्रोथ फर्जी है या गलत है। आईएमएफ खुद अपनी रिपोर्ट में मानता है कि भारत आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी है। आईएमएफ की आपत्ति ग्रोथ के नंबर पर नहीं है, उसकी आपत्ति उस सिस्टम पर है जिससे ये नंबर निकाले जाते हैं। आईएमएफ देशों को ग्रेड देते समय सिर्फ यह नहीं देखता कि इकोनॉमी कितनी तेजी से बढ़ रही है, बल्कि यह भी देखता है कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, रोजगार और नेशनल इनकम का डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया जा रहा है। क्या वह तरीका आज की बदलती इकोनॉमी को सही तरीके से दिखा पा रहा है या नहीं? आईएमएफ की ग्रेडिंग स्केल बहुत साफ है। ए मतलब सबसे आधुनिक और मजबूत सिस्टम, बी मतलब अच्छा सिस्टम, सी मतलब पुराना और कमजोर सिस्टम और डी मतलब पूरी तरह खराब सिस्टम।
भारत को सी ग्रेड मिलने का सीधा मतलब यह नहीं है कि डेटा गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि डेटा कलेक्शन और कैलकुलेशन का तरीका अब अपडेट करने की जरूरत है। आईएमएफ का सबसे बड़ा कंसर्न भारत का जीडीपी बेस ईयर है। भारत अभी भी 2022 को बेस ईयर मानकर जीडीपी कैलकुलेट करता है। अब जरा सोचिए, 2011 की भारत की इकोनॉमी और 2025 की भारत की इकोनॉमी में कितना बड़ा फर्क है। 2011 में यूपीआई नहीं था, डिजिटल पेमेंट बहुत सीमित था, स्टार्टअप इकोसिस्टम आज जितना मजबूत है उतना तब था ही नहीं, ईवी इंडस्ट्री नाम मात्र की थी, जीएसटी सिस्टम मौजूद नहीं था, ई कॉमर्स और डिजिटल सर्विसेज आज जितनी बड़ी हैं उतनी तब थी ही नहीं। यानी 2011 की इकोनॉमी और 2030 की इकोनॉमी में जमीन आसमान का फर्क है। आईएमएफ यही कह रहा है कि जब इकोनॉमी इतनी बदल चुकी है तो उसे मापने का तरीका भी बदलना चाहिए। पुराने पैमाने से नई इकोनॉमी की सही तस्वीर नहीं मिलती। एक और अहम बात यह है कि आईएमएफ ने सिर्फ भारत को ही सी ग्रेड नहीं दिया है, चीन को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन इस बात को जानबूझकर छुपाया गया ताकि सिर्फ भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाया जा सके। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसे लेकर सबसे ज्यादा डर फैलाया जा रहा है, इंडियन रुपया। कहा जा रहा है कि रुपया गिर रहा है, यानी इकोनॉमी कमजोर हो रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि रुपए पर दबाव आने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ हैं। टैरिफ के बाद अमेरिका में भारत का एक्सपोर्ट करीब 9% तक गिरा है। जब किसी देश का एक्सपोर्ट गिरता है तो उसकी करेंसी पर दबाव आना एक सामान्य आर्थिक प्रक्रिया है। इसके अलावा अक्टूबर महीने में भारत का ट्रेड डेफिसिट ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था, यानी इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम। इससे भी रुपए पर दबाव बढ़ा। यह कोई असामान्य या खतरनाक स्थिति नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू यह है कि अमेरिका में एक्सपोर्ट गिरने के बावजूद भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। भारतीय एक्सपोर्टर अब नए मार्केट्स की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। भारत सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम लाने की तैयारी चल रही है, ताकि भारत किसी एक देश पर निर्भर न रहे। कुछ लोग कहते हैं कि भारत को चीन की तरह अमेरिका को सीधा जवाब देना चाहिए, लेकिन यह सोच इमोशनल है, रियलिस्टिक नहीं। चीन 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जबकि भारत अभी 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। भारत को अभी भी बड़े मार्केट्स और विदेशी निवेश की जरूरत है। इसीलिए भारत सरकार फिलहाल वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चल रही है, ताकि ग्रोथ को नुकसान न पहुंचे और देश लंबी रेस की तैयारी कर सके। अब तक यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था न तो डेड है, न ही डेटा फर्जी है। आईएमएफ का सी ग्रेड कोई इकोनॉमी फेल होने का सर्टिफिकेट नहीं है। रुपया कमजोर हुआ है, लेकिन उसके पीछे ठोस और समझने लायक वजहें हैं। अब जब हम यहां तक आ चुके हैं तो यह साफ हो जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो डर फैलाया जा रहा है वह हकीकत से ज्यादा एक सोची समझी रणनीति जैसा लगता है। सवाल यह नहीं है कि आज भारत कहां खड़ा है, सवाल यह है कि आने वाले समय में भारत किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था की असली ताकत उसके भविष्य की दिशा से तय होती है, न कि कुछ दिनों के करेंसी मूवमेंट या हेडलाइन से। अगर भारत फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के Q3 और Q4 में भी 8% के आसपास की ग्रोथ बनाए रखता है, तो यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश होगा। यह संदेश साफ होगा कि भारत सिर्फ अच्छे समय में नहीं, बल्कि दबाव, टैरिफ और ग्लोबल अनिश्चितता के बीच भी मजबूती से खड़ा रह सकता है। आज जब यूरोप मंदी की कगार पर है, अमेरिका ग्रोथ स्लोडाउन से जूझ रहा है और चीन अपनी रफ्तार खो चुका है, उस समय भारत का लगातार 8% से ऊपर बने रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन यहां एक बात बहुत साफ समझनी होगी, भारत अब सिर्फ एक बड़ा कंजम्पशन मार्केट बनकर संतुष्ट नहीं रह सकता। आने वाला दौर मैन्युफैक्चरिंग का है, प्रोडक्शन का है और वैल्यू क्रिएशन का है। अगर भारत को अगले 10-15 साल में सच में ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनना है, तो उसे सिर्फ खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि बनाने वाला देश बनना होगा। यही वजह है कि मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाएं सिर्फ नारे नहीं हैं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो तेजी से काम हो रहा है, वह इसी सोच का नतीजा है। हाईवे, एक्सप्रेसवे, पोर्ट, रेलवे, एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग की लागत घटे और भारतीय प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकें। इसके साथ साथ लेबर लॉ में सुधार, टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और बिजनेस करने की प्रक्रिया को सरल करना भी इसी दिशा में जरूरी कदम हैं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की
जो आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, और वह है इंडियन रुपया। आज भले ही रुपया डॉलर के मुकाबले दबाव में दिख रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत का लक्ष्य सिर्फ मजबूत रुपया नहीं, बल्कि ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रुपया है। भारत धीरे धीरे इंटरनेशनल ट्रेड में रुपए को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, खासकर उन देशों के साथ जिनके पास डॉलर की कमी है या जिन पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं। अगर भारत अपने एक्सपोर्ट को लगातार बढ़ाता है और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड रुपए में सेटल होने लगता है, तो आने वाले समय में डॉलर पर निर्भरता कम होगी। यह एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें रातों रात चमत्कार नहीं होता, लेकिन दिशा बिल्कुल साफ है। आज जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके नतीजे अगले 5-10 साल में दिखेंगे। यही वजह है कि मौजूदा करेंसी फ्लक्चुएशन को देखकर घबराना समझदारी नहीं है। अब एक बार फिर एक्सपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि यही वह क्षेत्र है जिसे लेकर सबसे ज्यादा डर फैलाया जा रहा है। अमेरिका में एक्सपोर्ट गिरने को इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे भारत की पूरी एक्सपोर्ट इकोनॉमी ढह गई हो, जबकि सच्चाई यह है कि भारत का एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे नए बाजार तेजी से उभर रहे हैं और भारतीय कंपनियां वहां अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। सरकार की तरफ से प्रस्तावित एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम का मकसद भी यही है कि भारत किसी एक देश या एक मार्केट पर निर्भर न रहे। जब एक्सपोर्ट कई दिशाओं में फैला होता है, तब किसी एक देश के टैरिफ या पॉलिसी से पूरी इकोनॉमी पर बड़ा झटका नहीं लगता। यही मॉडल चीन, जर्मनी और जापान जैसे देशों ने अपनाया और आज वे मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बने हुए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भारत को चीन की तरह अमेरिका को कड़ा जवाब देना चाहिए? यह सवाल सुनने में देशभक्ति से भरा हुआ लगता है, लेकिन आर्थिक रूप से यह सोच अभी प्रैक्टिकल नहीं है। चीन की इकोनॉमी करीब 19 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि भारत अभी 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। चीन के पास इतने बड़े एक्सपोर्ट बेस और रिजर्व हैं कि वह लंबे समय तक ट्रेड वॉर झेल सकता है। भारत अभी उस स्टेज पर नहीं है। भारत की प्राथमिकता फिलहाल ग्रोथ को बनाए रखना, निवेश को आकर्षित करना और अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को मजबूत करना है। यही वजह है कि भारत सरकार टकराव के बजाय संतुलन की नीति पर चल रही है। यह पॉलिसी बाहर से देखने में भले ही कमजोर लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही समझदारी साबित होती है, क्योंकि असली लड़ाई भावनाओं की नहीं, आर्थिक ताकत की होती है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात आम नागरिक के नजरिए से भी समझनी चाहिए। किसी भी देश की मैन्युफैक्चरिंग ताकत सिर्फ सरकार या कंपनियों से नहीं बनती, बल्कि वहां के लोगों की सोच से बनती है। जब तक हम खुद मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक मैन्युफैक्चरिंग पावर बनने का सपना अधूरा रहेगा। चीन, जापान और जर्मनी ने भी यही किया। वहां के नागरिकों ने अपने देश के प्रोडक्ट को अपनाया, तभी वहां की इंडस्ट्री मजबूत हुई। आज भारत उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसके पास डेमोग्राफी का फायदा है, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है और एक विशाल घरेलू बाजार है। अगर इन तीनों को सही दिशा में इस्तेमाल किया गया, तो आने वाला दशक भारत का हो सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम डर के नैरेटिव से बाहर निकलें और डेटा को पूरे संदर्भ में समझें। आज की सच्चाई यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था न तो कमजोर है, न ही खत्म होने की कगार पर है। IMF का C ग्रेड एक टेक्निकल चेतावनी है, न कि इकोनॉमी के फेल होने का सर्टिफिकेट। रुपया दबाव में है, लेकिन इसके पीछे वजहें हैं और समाधान भी। एक्सपोर्ट में चुनौती है, लेकिन उसके साथ नए अवसर भी खड़े हो रहे हैं। अब फैसला हमें करना है कि हम डराने वाली हेडलाइनों पर भरोसा करें या बड़ी तस्वीर को समझें, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब भारत को कम आंका गया है, तब तब भारत ने चुपचाप काम करके सबको चौंकाया है। और आज जो आंकड़े सामने हैं, वे यही बता रहे हैं कि भारत एक बार फिर उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अब आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। क्या भारत आने वाले वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के दम पर ग्लोबल इकोनॉमी में और बड़ी भूमिका निभा पाएगा या नहीं? इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और गहराई से समझाई गई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।